हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो प्री रिक्विजिट्स होंगे उनकी डेफिनेशंस हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आपने 12th में पढ़े। कितने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े? आपने 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े। पहला कि आप किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज करते हैं। मैं यहाँ पर रो ऑपरेशंस देख रहे हैं, कॉलम ऑपरेशंस आप अलग से परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम जनरली स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन लेकर ही चलते हैं। रो ऑपरेशन डिस्कस करेंगे और देन रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की बात करेंगे, तो वहां पर भी हम रो ऑपरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज ना हो कॉलम और रो में, तो हम रो ही बात करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हमारा होता है कि आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो। आर आई को आप आर जे रो से इंटरचेंज कर दो, दो रोज आपने इंटरचेंज कर दी। सेकंड रो ऑपरेशन होता है हमारे पास कि आपने किसी रो को मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से। आरजे को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? के टाइम्स आरजे से। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि के जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर के जीरो हो जाएगा तो हमारी रो जीरो बन जाएगी। तो आपने तो एक पूरी रो जीरो बना दी ऑपरेशन लगाने से। तो जो मैट्रिक्स की एसेंस थी, मैट्रिक्स जो रिप्रेजेंट करी थी, वो लूज हो जाएगी, हमारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। ठीक है। थर्ड हमारे पास ऑपरेशन होता है कि हम किसी रो को रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? आर आई प्लस के टाइम्स आर जे से। किसी दूसरी रो को के से मल्टीप्लाई करके जो आया उसको हम आर आई में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारा थर्ड रो ऑपरेशन हो गया। तो ये हो गया हमारी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नाउ जब हम कभी भी किसी भी मैट्रिक्स ए पर जब हम एक रो ऑपरेशन लगाते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? एवरी रो ऑपरेशन के कोरिस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, हम आइडेंटिटी लेकर चलते हैं। मान लेते 3 ऑर्डर की। ठीक है, तो हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Now, whichever operation you want, suppose A is the matrix 1, 2, 3, minus 1, 0, 1, 2, 4, 5. Suppose I want to apply the row operation R1 replace with R2. मुझे इन दो रो को क्या करना है? इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। और वो कैसे बनी होगी? वो बनी होगी आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाने से। तो इस आइडेंटिटी पर, जिस साइज की आपकी मैट्रिक्स है उसी साइज की आइडेंटिटी पर लगाना। ठीक है, कन्फर्मेबल होनी चाहिए हमारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा? हमारा R2 फर्स्ट रो हमारी बन जाएगी 0 1 0, सेकेंड बन जाएगी 1 0 0 और थर्ड बनेगी 0 0 1। तो ये हमारी एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। हमने आइडेंटिटी पर एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया और हमें एक मैट्रिक्स मिली। ये हो गई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि आइडेंटिटी पर एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने से वो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन्ड हो जानी चाहिए। एक से ज्यादा लगा दिए तो एलिमेंट्री नहीं रहेगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये सेम ऑपरेशन मैं इस पर ऑपरेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? -1 0 1 1 2 3 2 4 5। तो बेसिकली मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूं कि ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर ऑपरेट करना इक्विवेलेंट है। किसके? कि ये ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स आएगी, जो कि बनी है आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाने से, अगर इसको मैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। कैसे मल्टीप्लाई करूं? प्री मल्टीप्लाई करूं। सपोज मैंने इसको नाम दिया E1। ठीक है, तो E1A जो होगा वो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को A पर ऑपरेट करा देगा। और E1 क्या है? इस एलिमेंट्री ऑपरेशन के
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं। 0 1 0 1 0 0 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर a के साथ 1 2 3 -1 0 1 2 4 5, तो क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस यानी कि -1, दिस इंटू दिस यानी 0, दिस इंटू दिस यानी 1, इसकी रो और इसके कॉलम्स। ठीक है, देन सेकेंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 आ जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एक मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाना is equivalent to multiply that matrix with the elementary matrix जो इस ऑपरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगा। ठीक है, एवरी रो ऑपरेशन जैसे हमें करना था, हमें ए पर ऑपरेट करना है, R1 इज इक्वल्स टू 2R1। ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली ऑपरेट करें तो ये हो जाएगा 2 4 6 -1 0 1 2 4 5, मैंने ए पर ऑपरेशन लगाया है ये। ठीक है, R1 को रिप्लेस करना है 2R1 से। ठीक है, दूसरा ये चीज किसके इक्विवेलेंट है कि मैंने इस ए को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इस ऑपरेशन को आइडेंटिटी पर लगाइए, तो क्या आ जाएगा 2 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, और यहां पर ध्यान रखना कि प्री मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके, सो एक मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाना इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई दैट मैट्रिक्स विद एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट मूव ऑन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से यूज किया था हमने, कहां पर यूज किए थे, इनवर्स निकालने के लिए यूज किया है आपने 12th में। तो यहां पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करेंगे एक मैट्रिक्स को रिड्यूस करने में, रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने में। अब ये रो एक्लन फॉर्म क्या होती है, रो एक्लन फॉर्म डिफाइन करते हैं हम कब कहेंगे कि एक मैट्रिक्स ए रो एक्लन फॉर्म में है, तो सर्टेन कंडीशंस जो है वो ए को सेटिस्फाई करनी होंगी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर ए की किसी रो में सारी एंट्री 0 है, ए एक मैट्रिक्स है, अगर इसकी किसी रो में सारी एंट्रीज 0 हैं तो वो रो लास्ट में होनी चाहिए, वो रो लास्ट में होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो रोज ऊपर होनी चाहिए और 0 रोज सारी बॉटम में होनी चाहिए। ठीक है, सो 0 रोज शुड बी एट द बॉटम ऑफ मैट्रिक्स। हम कब कहेंगे कि एक मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में है, जब फर्स्ट कंडीशन कि 0 रोज सारी हमारी कहाँ होनी चाहिए, बॉटम पर होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारे जो पाइवोट है, या फिर पाइवोट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है रो में, रोज की, वो एक पैटर्न बनानी चाहिए। कैसी, डाउनवर्ड स्टेयरकेस। जैसे कि फर्स्ट मान लीजिए हमारे पास है 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अगर फर्स्ट रो में नॉन जीरो एंट्री यहां पर है तो सेकेंड रो में नॉन जीरो एंट्री यहां पर नहीं हो सकती, इसके आगे होगी, यहां हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। ठीक है,
अब सेकंड रो में मान लीजिए यहां पर नॉन जीरो एंट्री है, यहां पर जीरो होगी, इसका मतलब ये इस रो की फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री चेक करनी है। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को ये रूल फॉलो करना है कि वो डाउनवर्ड स्टेयरकेस की फॉर्म में हो, ठीक है। इसके नीचे किसी भी रो में यहां पर नॉन जीरो एंट्री नहीं आ सकती, ठीक है। अब इस रो में जो नॉन जीरो एंट्री है वो कहाँ कहाँ आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, यहां आ सकती है, ठीक है। अब सपोज यहां पर जीरो एंट्री आई, ऐसी कोई रो नहीं है इन तीनों में से जहां पर यहां पर नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कोई ऐसी रो है जिसमें यहां पर नॉन जीरो एंट्री, तो वो यहां पर हम शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आ गई नॉन जीरो एंट्री, यहां पर कुछ भी हो सकता है, फिर हमें कुछ मतलब नहीं है, फर्स्ट नॉन जीरो से मतलब है। अब अगली वाली रो जो थर्ड रो है उसमें नॉन जीरो एंट्री के लिए सिर्फ ये पोजीशन खाली है, यहां पर ही हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। अगर यहां पर नहीं है तो मतलब यहां पर जीरो है, तो ये पूरी रो हमारी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है रोज की, वो क्या फॉलो करेगी, एक डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करेगी। यहां है, देन यहां होगा, देन यहां होनी, यहां हो सकती है, इससे आगे भी हो सकती है, बट मिनिमम यही है, इधर नहीं हो सकती, इनके नीचे नहीं हो सकती फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री अगले वाली रो की, ठीक है। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एक ताकि आपको समझ आ जाए। नाउ सपोज ए हमें दिया है 1 0 2 3 0 5 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसी रो तो है नहीं जो पूरी की पूरी जीरो हो, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज है इन रो की, उसको क्या फॉलो करना है, स्टेयरकेस फॉलो करना है। यहां पर अगर हम ये फिक्स कर दे कि हमारी पहली रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट कॉलम में ही मिल गई, ठीक है, तो यहां पर ये नॉन जीरो एंट्री नहीं हो सकती, इसके नीचे हमें सारी क्या बनानी पड़ेंगी, जीरो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। नाउ क्या तरीका है, दो तरीका है, या तो आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा 1 0 2 0 1 2 3 0 5, तो यहां पर नॉन जीरो एंट्री बन गई, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो कि इसको आप जीरो बना लीजिए, यहीं पर इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जीरो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप इन्वर्स करते वक्त रो ऑपरेशन यूज करते थे ना, अब मुझे यहाँ जीरो बनानी, तो कैसे बनाऊंगी, प्लस या माइनस से ही जीरो बन सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड मतलब किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से तो जीरो बनेगा नहीं। तो क्या करूंगी मैं, R2 को ऑपरेट करूंगी, R2 माइनस 3R1, मतलब R2 में से 3 टाइम्स R1 माइनस करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 0 2 0 0 एंड 5 माइनस 6, यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 0 1 2, ठीक है। ये मेरी बन गई रो 2, ओके। अब 1 के नीचे जो सारी एंट्री है वो जीरो आ गई, हाँ आ गई। अब जो ये R2 है इसमें नॉन जीरो एंट्री कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो जीरो है, बट यहाँ पर जो रो 3 है उसमें ये एंट्री क्यों है, क्या है हमारी, नॉन जीरो है। क्या मैं 1 को जीरो बना पाऊंगी, नहीं बना पाऊंगी, लेकिन अगर 1 यहाँ रहा तो इसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, तो थर्ड रो में नॉन जीरो एंट्री जो है वो इससे आगे आएगी, जो कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब थर्ड रो हमारी क्या होनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जीरो होनी पड़ेगी, जो कि हमें दिख रहा है कि है नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 0 2 0 1 2 0 0 माइनस 1। तो अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमें कॉलम 2 में मिल रही है, और थर्ड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमें कॉलम 3 में मिल रही है।
तो ये स्टेयरकेस फॉलो हो रहा है, यहाँ देन यहां पर है, देन यहां पर है, ठीक है। तो ये ए जो था ये हमारा रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं था, लेकिन हमने इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कैसे किया है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज बी हमें मैट्रिक्स दी है 0 1 0 1 0 2 0 2 0 4, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट रो में सेकंड एंट्री नॉन जीरो है। यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते क्या कोई हमें सामने से कोई ऐसी रो दिख रही है कि जो पूरी की पूरी जीरो हो, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ले जाना पड़ेगा, बॉटम में ले जाना पड़ेगा। सारी नॉन जीरो एंड रोज जो है वो जीरो रो से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कोई जीरो रो मुझे दिख नहीं रही है डायरेक्टली, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा नॉन जीरो होगा तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पर पॉसिबल होगा या यहाँ पर हो सकता है, देन उससे नेक्स्ट में यहाँ पर होगा या फिर इससे आगे हो सकता है। अगर यहाँ पर नॉन जीरो है तो अगर यहाँ पर इसमें नॉन जीरो आया तो इससे आगे होगा, तो ये पूरी रो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारी तो फर्स्ट रो में जो है वो पहली ही एंट्री क्या है, जीरो है। इसमें जो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो कॉलम 2 में मिल रही है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर पाइवोट माना, मतलब इसको मैंने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मानी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। ये पूरा जीरो होना पड़ेगा फिर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो का नॉन जीरो अगर C2 में है तो सेकंड रो के लिए नॉन जीरो कहाँ होगा, इसके यहाँ पर हो सकता है या फिर इससे आगे हो सकता है। यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। और इसको भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। क्या मैं बना सकती हूँ? नहीं बना सकती हूँ। तो इस केस में मैं क्या करूँगी, मैं इंटरचेंज करूँगी। किसको? मैं रो 1 और रो 2 को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो बन जाएगी 102, सेकंड बन जाएगी 010, थर्ड बन जाएगी 204। अब यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसमें नॉन जीरो एंट्री हमारी फर्स्ट ये हो जाएगी, ठीक है, कॉलम 1 में मिल गई। अब इससे नीचे जो रोज हैं उनमें कॉलम 1 में हमारे पास नॉन जीरो एंट्री नहीं हो सकती, उससे पहले भी नहीं हो सकती, उससे पहले यहाँ पर है नहीं, तो ठीक है। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए मुझे R3 पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि R3 में से 2R1 माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 102 010 और यहाँ से आ गया मेरे पास 000, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट रो में मुझे कॉलम 1 में ही मिल गया फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। सेकेंड रो में मुझे इसके आगे यहाँ पर हमें मिला कॉलम 2 में नॉन जीरो एंट्री, तो ठीक है, डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो हो रहा है, हाँ जी। और इससे अगली वाली में तो कोई नॉन जीरो एंट्री है ही नहीं। ये हमारी क्या थी, पूरी जीरो रो बन गई, पूरी जीरो रो बन गई, और ये नॉन जीरो रो से नीचे है, ठीक है, बॉटम पर। तो ये हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बन जाएगा। तो हमने बी को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया रो ऑपरेशंस लगा के। अब कोई मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो रोज में हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज हैं क्या वो डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो कर रही हैं या नहीं। दूसरा हमें चेक करना है कि जो रो, अगर ऐसी रो है जिसमें पूरी जीरो है, जो पूरी रो जीरो है या फिर हर एक एंट्री उसकी जीरो है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, बॉटम पर जाना पड़ेगा, रो के लास्ट में जाएगी, मैट्रिक्स के लास्ट में जाएगी, सॉरी, ठीक है। अब इसी से आगे अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में जो ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी कि इसको 1 होना पड़ेगा या 2 होना पड़ेगा या 3 होना पड़ेगा या कोई पर्टिकुलर नंबर होना पड़ेगा, इस पर कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में नेक्स्ट हमारे पास आता है रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म।
रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में हमारे पास एक कंडीशन और आ जाती है। वो क्या कंडीशन, दो कंडीशन हो जाती हैं बेसिकली, कि ये जो हर एक रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ये हमेशा वन ही होनी चाहिए, ये हमेशा वन ही होनी चाहिए, कोई और नॉन जीरो नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेकंड जो प्रॉपर्टी ऐड हो गई है। रो एक्लन में तो होनी ही चाहिए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड हो गई ना, रो एक्लन की दो हो गई कि सारी जीरो रोज वाली हमारी बॉटम पे आनी चाहिए। सेकंड हो गई कि डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री का। देन थर्ड हो गई हमारी कि जो नॉन जीरो एंट्री है ना हर एक रो में, वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। वन बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे बेसिकली जो भी होगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे इसमें हमारे पास आया जैसे इसमें रो 3 में हमारे पास यहां पर हमारे पास क्या आया, -1 आया। तो अगर हमें रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इस -1 को 1 बनाना पड़ेगा, मतलब हमें R3 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोले, फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, ध्यान से सुनना, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कि जिस जिस कॉलम में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ रही है रो की, वो कॉलम्स हमारे कैसे दिखने चाहिए, वो कॉलम्स हमारे EI टाइप के दिखने चाहिए। अब ये EI का क्या मतलब है, वो कॉलम्स हमारे EI टाइप के दिखने चाहिए। मतलब क्या है कि जो हमारी नॉन जीरो एंट्री है 1, वही उसमें नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, बाकी सारे जीरो होने चाहिए। आपने देखा R2 का स्टैंडर्ड बेसिस क्या लिखते हो, 1 0। ये हो गया E1, फर्स्ट पोजीशन पर ही 1 होगा, बाकी सब जगह 0। ये हो गया E2, सेकंड पोजीशन पर 1 होगा, बाकी सब जगह 0। E3 हो गया, थर्ड पोजीशन पर 1 होगा, बाकी सब जगह 0। तो EI टाइप का होना चाहिए, मतलब उसमें सिर्फ ith पोजीशन पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सारी एंट्री उस कॉलम की क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। कौन से कॉलम ई टाइप के होने, EI टाइप के होने चाहिए, जिस जिस कॉलम में हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ रही है रोज की, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आ रही है रोज की। ठीक है, वो सारे EI टाइप के होने चाहिए। अच्छा, यहीं पर हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक आती है पाइवोट पोजीशन एंड देन आता है पाइवोट कॉलम्स। ठीक है, ये जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ये जहां पर है इसे हम कहते हैं पाइवोट पोजीशन। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास यहां पर भी पाइवोट है, यानी A11 हमारी पाइवोट पोजीशन है, A22 भी हमारी पाइवोट पोजीशन है, और A33 भी हमारी पाइवोट पोजीशन है। जो फर्स्ट नॉन जीरो आ रही है रोज में, वो हमारी क्या कहलाती है, पाइवोट पोजीशन। यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो पाइवोट पोजीशन है, A11 और A22। ठीक है, और ये जो नॉन जीरो एंट्री आ रही है रो की, इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉलम है, जैसे ये कॉलम C1 में आया, ये कॉलम C2 में आया, ये कॉलम C3 में आया। R3 का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारा कॉलम C3 में आया। तो जहां जिस कॉलम में ये हमारी नॉन जीरो एंट्री आ रही है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पाइवोट कॉलम्स। पाइवोट कॉलम्स। तो यहां पर हमारा C1 और C2 पाइवोट कॉलम्स भी है। ठीक है, कि इन कॉलम्स में हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री रोज की वो लाई कर रही है। ठीक है, तो यहां पर इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं क्या बोल सकती हूँ, कौन से कॉलम EI टाइप के दिखने चाहिए, पाइवोट कॉलम्स हमारे जो है वो EI टाइप के दिखने चाहिए। ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल फुल एंड फाइनल करते हैं।
जिसमें हम रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे पहले एंड देन रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो द एग्जाम्पल is A is equals to 2103 1023 0015 0000. राइट नाउ इसमें हमें एक रो ऐसी दिख रही है कि जो पूरी की पूरी जीरो रो है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी हर एक एंट्री क्या है, जीरो है, और वो हमें बॉटम पर ही दिख रही है. अच्छी बात है, वरना अगर बॉटम पर नहीं होती तो हमें बॉटम पर लानी पड़ती. कैसे लाते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं, इंटरचेंज वाला. ठीक है, यहाँ पर हमें पहली बॉटम पर दिख रही है, बेहतर हो गया हमारे लिए. अच्छा, सबसे पहले इसे चेक करके बताइए कि क्या ये रो इक्लन फॉर्म में है. बताओ. फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सारी नॉन जीरो रोज जो है वो जीरो रो से ऊपर होनी चाहिए. वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड है. नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन कहती है कि जो हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है रोज में, वो एक डाउनवर्ड स्टेयरकेस पैटर्न फॉलो कर रहा हो, या फिर हम बोल सकते हैं जो पाइवोट एलिमेंट्स हैं रोज के, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को ही पाइवोट बोलते हैं ना, तो जो पाइवोट एलिमेंट्स है हमारी रोज में, वो क्या फॉलो करें, एक स्टेयर केस फॉलो करें, डाउनवर्ड स्टेयर केस फॉलो करें. क्या यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं, हमें क्या दिख रहा है कि इस टू के नीचे रो टू का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो भी इसी कॉलम में है, यहीं पर लाई कर रहा है. लेकिन हमारा डाउनवर्ड स्टेयरकेस क्या कहता है कि उसको यहाँ पर या इससे आगे होना चाहिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे इससे जीरो बनाना पड़ेगा, इसे रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. अभी ये रो इक्लन फॉर्म में नहीं है, तो कैसे बनाऊं मैं इसको जीरो, इसको मैं जीरो बनाऊंगी, ऑपरेशन लगाऊंगी. कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगी, रो ऑपरेशन लगाएंगे. R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 माइनस 1/2 R1. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑपरेशन लगाने के बाद 2103 1 माइनस 1/2 ऑफ 2 जीरो हो जाएगा, 0 - 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 - 3/2 तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 1 5 0 0 0 0. नाउ हमारा एम क्या है कि ये रो इक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो जाए. ए नहीं था, ठीक है, हमने रो ऑपरेशन लगाया, क्या अब ये रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बताओ. फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि सारी जीरोस जो है वो हमारी नॉन जीरो रोज से नीचे होनी चाहिए, है, ठीक है. सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि जो पाइवोट एलिमेंट्स है, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज है रो की, वो हमारी एक डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करना चाहिए. तो यहां पर है R2 में इसके इसके राइट में जाएंगे, देन इसके राइट में है, ठीक है, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो कर रही है, तो ये हमारा REF में कन्वर्ट हो गया. अच्छा, REF में तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. क्या ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या आती है कि हर एक जो पाइवोट एलिमेंट है, या हम बोल सकते हैं कि रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो, हर एक रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए. यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि R1 में, रो 1 में हमारी जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो क्या है, 2 है. इसे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा. कैसे बनाऊं, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को. ठीक है, तो इस पर ऑपरेशन हमारा लग जाएगा, R1 को ऑपरेट करेंगे R1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1 1/2 0 3/2. ओके, अब क्या R2 का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है क्या वो 1 है ना, उसे भी 1 बनाना पड़ेगा, तो वहां पर भी ऑपरेशन लगाना पड़ेगा. तो R2 को भी मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ऑपरेशंस एक साथ लगा रही हूँ मैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है दोनों ऑपरेशन, डिपेंड नहीं कर रही है एक दूसरे पर रोज. ठीक है, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -4 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास -6 आ जाएगा.
ठीक है। थर्ड रो में क्या हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 है? हाँ है। यहाँ पर तो हमारा पाइवोट एलिमेंट 1 है, तो ठीक है, रख देते हैं एज इट इज, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो गया इसमें। अब दोबारा से चेक करो और बताओ क्या ये अभी रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, 0 इज एट द बॉटम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, द पाइवोट एलिमेंट्स नीड्स टू फॉलो द डाउनवर्ड स्टेयरकेस, ठीक है, कर रही है पैटर्न फॉलो। थर्ड प्रॉपर्टी कि हमारे जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं, जो हमारे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज हैं, पाइवोट एलिमेंट्स हैं, वो 1 होने चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर, फोर्थ कंडीशन, वो क्या कहती है कि जिस जिस कॉलम में हमारे पाइवोट एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे पाइवोट कॉलम्स, तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करके बताइए कि इसमें पाइवोट कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो जहां जहां पर हमारी रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, रोज की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री लाई कर रही है, तो यहाँ पर हो गई, R2 में यहाँ पर हो गई, R3 में यहाँ पर हो गई। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है, तो कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3। तो हमारे पास पाइवोट कॉलम्स कौन से हो गए? C1, C2, C3। जो पाइवोट कॉलम्स हैं वो कैसे दिखने चाहिए? EI टाइप के दिखने चाहिए, मतलब कि उनमें ith पोजीशन पर 1 दिखे और बाकी सब जगह पर 0 दिखे। तो C1 मुझे कैसा दिखना चाहिए? यहाँ पर 1 है तो बाकी सारे 0 होने चाहिए। इसमें यहाँ पर 1 है तो बाकी सारे 0 होने चाहिए। अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो 1/2 है, मुझे इसे 0 बनाना पड़ेगा, और बाकी भी आइडेंटिफाई कर ले तो मुझे इसे 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है ये वाला, इसमें मुझे यहाँ पर 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0, मुझे यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा। तो मुझे दो ऑपरेशंस लगाने, एक तो A12 पर जो एलिमेंट है उसे 0 बनाने के लिए, दूसरा ऑपरेशन लगाना है मुझे A23 पर जो एलिमेंट है उसे 0 बनाने के लिए। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे बताओ? R1 को ऑपरेट करते हैं R1 माइनस 1/2 R2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 1/2 माइनस 1/2 0, 0 माइनस 1/2 ऑफ -4, सो इट्स +2, राइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3/2 प्लस 6/2 यानी 3, सो 3/2 प्लस 3 इज 2 3 जा 6 और 3 9/2, ठीक है। यहाँ पर एज इट इज रखेंगे इनको, ठीक है। क्या अब ये बन गई हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म? ये हमारा EI टाइप का है, ये भी हमारा EI टाइप का है। यहाँ पर हमारे पास दिक्कत आ गई, अब हमारे पास इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, इसको भी मुझे 0 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये EI टाइप का बनेगा। कैसे बनाऊंगी? इस 1 की सहायता से बनाऊंगी। R2 को ऑपरेट करेंगे, R2 में से प्लस करेंगे, R2 में प्लस करेंगे 4 टाइम्स R3, और R1 को ऑपरेट करेंगे, R1 में माइनस करेंगे ट्वाइस ऑफ R3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम दोनों ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट तो हमारी 0 0 ही है, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 0 1 5 ही रहेगी। R2 में चेंज करना है, R2 में क्या करना है? 4 टाइम्स R3 ऐड करना है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, -4 + 4 0, -6 + 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस का 40, ठीक है। यहाँ पर R1 को भी चेंज करना है, R1 में क्या करना है? ट्वाइस ऑफ R3 माइनस करना है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर हमारा 0 रहेगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 9/2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 यानी 10, ठीक है। तो जाएगा -20 + 9/2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा -11/2, ठीक है। क्या अब ये रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट कंडीशन, 0 रोज आर एट द बॉटम, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, पाइवोट पोजीशंस नीड टू फॉलो अ डाउनवर्ड स्टेयरकेस, राइट।
थर्ड कंडीशन क्या कहते हैं कि एवरी लीडिंग एलिमेंट और द पाइवोट एलिमेंट नीड्स टू बी वन। ये जो नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है हमारी रोज की, वो क्या होनी चाहिए, वन ही होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि जिस जिस कॉलम में हमारा पाइवोट एलिमेंट लाई कर रहा है वो सारे कॉलम्स हमारे ई आई टाइप के दिखने चाहिए। मतलब जो पाइवोट पोजीशन है वहां वहां पर वन दिखे, बाकी सारे हमारी जीरो दिखने चाहिए। तो यहाँ पर वन दिखे, बाकी सारे जीरो दिखने चाहिए। हो गया। तो ये हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, RREF, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि मेरे पास ए है जो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, तो क्या वो रो एक्लन फॉर्म में भी है या नहीं? ए रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए रो एक्लन फॉर्म में भी है? यस, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि रो एक्लन फॉर्म की क्या कंडीशन थी, जीरो इज एट द बॉटम, RRF में जीरो बॉटम पर ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि डाउनवर्ड स्टेयरकेस, RRF फॉलो करता है। तो अगर एक मैट्रिक्स रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है तो वो इंप्लाई करेगा कि वो रो एक्लन फॉर्म में भी है। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में है तो वो इंप्लाई नहीं करता कि वो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे बीच में आया था हमारा, ये हमारा रो एक्लन फॉर्म में था बट रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में नहीं था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ए मैट्रिक्स के लिए, जो रो एक्लन फॉर्म है वो यूनिक नहीं होती है। रो एक्लन फॉर्म यूनिक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सपोज इस मैट्रिक्स से मैं यहां पर आई, ये एक रो एक्लन फॉर्म बन गई। ठीक है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए पर ऑपरेशन लगाने से ये रो एक्लन फॉर्म बन गई। लेकिन यहाँ पर ऐसे तो कोई कंडीशन है नहीं कि ये एंट्री जो है ये वन ही होनी चाहिए या टू ही होनी चाहिए। मैंने इस पूरी मैट्रिक्स को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 1 0 3, 0 - 1, सॉरी टू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 0 2 10 0 0 0 0। दिस इज ऑल्सो द रो इक्विवेलेंट फॉर्म फॉर द मैट्रिक्स ए इटसेल्फ। ठीक है। तो बेसिकली किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर रो इक्विवेलेंट फॉर्म ही बनी रहेगी और वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ही रहेगी, क्योंकि रो ऑपरेशन लगाने से फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो हमारी यूनिक नहीं होती है, बट रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म किसी भी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारी क्या होती है, यूनिक होती है, यूनिक होती है। ठीक है। सो आई होप रो एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म आपकी क्लियर होगी। रो एक्लन फॉर्म निकालिए, उससे 2 स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे तो आप रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप पोज कीजिएगा, सोचिएगा आंसर, एंड देन चेक कीजिएगा, वेरीफाई कीजिएगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हमने पढ़े 3 हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो स्केलर से, या फिर हमारा जो थर्ड रो ऑपरेशन है, क्या ये रो ऑपरेशन सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं या रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पर भी अप्लाई होते हैं? रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस आर applicable to square matrix only or on any matrix, रेक्टेंगुलर पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो रो ऑपरेशंस हैं वो किसी भी मैट्रिक्स पर ऑपरेट किए जा सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर भी रो ऑपरेशंस ऑपरेट किए जा सकते हैं।
हमारे पास एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसमें भी हम रोज एक्सचेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको किसी स्केलर के साथ। आपने 12th में सारी कहाँ पढ़े होंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, सारे स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही अप्लाई किए, लेकिन रेक्टेंगुलर पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसी से रिलेटेड अगला सवाल ये है, अगर अप्लाई किए जा सकते हैं तो सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 0 1 -1 0 0 0 1 0। दिस इज 3 × 4 मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे इस पर रो ऑपरेशन लगाना है। मैंने R2 को ऑपरेट किया, R2 + R1। ठीक है, तो मेरे पास नई जो मैट्रिक्स बन जाएगी रो ऑपरेशन लगाने के बाद 1 2 3 4 1 3 2 4 0 0 1 0। ठीक है, R2 में रो 2 में रो 1 ऐड करके लिख दिया, और चेंज कहाँ करना है, रो 2 में करना है। ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताइए कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन सी होगी, किस साइज की होगी, जिसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, प्री मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे ये मिल जाए। ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इसका साइज क्या होगा, और ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे मिली होगी मुझे। हमने यहाँ पर देखा था ना कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बराबर ही है रो ऑपरेशन ऑपरेट करना एक मैट्रिक्स पर। तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी इस केस में, जल्दी से बताओ, साइज क्या होगा पहले ये बताओ। तो देखो, साइज की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कन्फर्मेबल होनी चाहिए, तभी हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। टू मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए, कन्फर्मेबल होनी चाहिए, यानी कि ई के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, ए के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे अगर मैं ई को P × Q लेकर चल रही हूं तो मुझे यहां से क्या पता चल गया कि Q जो है वो 3 के बराबर है, Q जो है वो 3 के बराबर है। अब बताइए कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना कैसे रहे थे। हम बना रहे थे कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर हम सेम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंग हमें एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसको हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, तो वो सेम जो रो ऑपरेशन था वो ए पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस पर ऑपरेट करते हैं, आइडेंटिटी पर ऑपरेट करते हैं। अब बताओ, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है या वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है। Identity matrix is a square matrix or it can be a rectangular array. M और N डिफरेंट हो सकते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पर 1 1 1 हो, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आइडेंटिटी एक स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी आइडेंटिटी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और ई कैसे मिला, ई मिला हमें आइडेंटिटी पर ऑपरेट करने पर, तो ई भी हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी पी हमारा जो है वो क्यू के बराबर ही होगा, मतलब कि पी भी हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर ई जो है, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू गेट दिस, वो 3 × 3 होगी। किससे डिसाइड हुआ, ए के नंबर ऑफ रोज से डिसाइड हुआ। ठीक है, अब निकालोगे कैसे, सिंपली 3 × 3 की मैट्रिक्स का मतलब आइडेंटिटी 3 × 3, 3 × 3 की आइडेंटिटी पर ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वही ये ए की वैल्यू होगी। तो हमारे पास आइडेंटिटी हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके ऊपर ये रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 0। तो ये हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी। अब आप फाइंड आउट कीजिएगा कि E इंटू ए, हमारे ये ओरिजिनल वाला है, इसको ए डैश लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। E इंटू ए क्या ए डैश के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ठीक है, आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस पर लगाए जा सकते हैं और वहां पर जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है उसका साइज किससे डिसाइड होगा, ए के नंबर ऑफ रोज से डिसाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हम पूछते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म से। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या ये मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है या नहीं है, यस और नो। ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है क्योंकि हमारे जो इसमें कोई जीरो रो तो है नहीं, सारी ही नॉन जीरो रोज है। ठीक है, नॉन जीरो रो का क्या मतलब है, नॉन जीरो रो का क्या मतलब है, नॉन जीरो रो का क्या ये मतलब है कि उस रो में सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉन जीरो रो का मतलब है कि उसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट है, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री होगी उसमें। ठीक है, एंट्री, ओके। तो इसमें सारी नॉन जीरो रो है, हाँ बिल्कुल है, नॉन जीरो रो है। नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है कि जो पाइवोट एलिमेंट्स है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है हमारी रूल्स के, उनको क्या फॉलो करना है, एक डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करना है। तो 1, इसके नीचे कोई और नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आना चाहिए, इसके आगे वाले में आ सकता है, यहाँ आ सकता था बट यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी इन्होंने मिस कर दिया है, तो अब यहाँ आया है। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आ सकता है अगली रोज में, उसके बाद यहाँ पर आ सकता था, हाँ ठीक है, तो ये डाउनवर्ड फॉलो कर रहा है, राइट, डाउनवर्ड स्टेयरकेस। तो ये हमारी रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगी। अब बताइए कि क्या ये रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट, ये रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी सारी लीडिंग एंट्रीज जो है नॉन जीरो एलिमेंट्स, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट या फिर हम बोल सकते हैं पाइवोट एलिमेंट्स जो है वो हमारे क्या है, 1 है। ठीक है, एंड जो हमारे पाइवोट कॉलम्स है, अच्छा सच में बन जाएगा क्या रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, यहाँ पर तो ई जे टाइप नहीं है ना, ये ई आई टाइप है। ठीक है, E1 के जैसा दिख रहा है, ये हमें E2 के जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन जीरो एंट्री, तो ये रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब एक बात बताइए कि सपोज हमारे पास एक 4x5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, उसमें हमारे पास कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 क्या है, पाइवोट कॉलम्स हैं, पाइवोट कॉलम्स हैं। 4x5 की रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है, रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, तो मात्र इस इंफॉर्मेशन से आप मुझे इस मैट्रिक्स ए के बारे में क्या क्या बता पाएंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें एटमोस्ट कितने नॉन जीरो एंट्रीज हो सकती हैं, क्या इसमें कोई जीरो रो है, बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 4x5 की मैट्रिक्स है, यानी 4 रोज है हमारे पास और 5 कॉलम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है कि हमारा जो C2 है वो पाइवोट कॉलम है, C3 हमारा पाइवोट कॉलम है, मतलब कॉलम 3 हमारा पाइवोट कॉलम है और कॉलम 5 हमारा पाइवोट कॉलम। ठीक है,
अगर यहाँ पर हमारा पाइवोट कॉलम है, C1 हमारा पाइवोट कॉलम नहीं है, मतलब इसमें हमारी नॉन जीरो एंट्री नहीं आ रही होगी, तो ये पूरा कॉलम, क्या C1 कॉलम पूरा का पूरा जीरो कॉलम होगा या नहीं होगा? बताओ, क्या C1 कॉलम में कोई नॉन जीरो एंट्री आ सकती है? अगर C1 कॉलम में किसी भी रो में नॉन जीरो एंट्री आई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पाइवोट कॉलम बनना चाहिए था। पर हमें क्या बोला है कि C1 तो पाइवोट कॉलम है नहीं, पाइवोट कॉलम्स में तो हमें सिर्फ C2, C3 और C5 दिया है। तो ये पूरा कॉलम को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो C1 कॉलम है वो हमारा पूरा का पूरा क्या होगा? जीरो होगा। हमारा फर्स्ट पाइवोट कहाँ होगा? C2 कॉलम में होगा। ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट रो में यहां पर नॉन जीरो एंट्री हो? ये एक पाइवोट कॉलम है ना, तो हो सकता है कि रो 1 में यहां पर नॉन जीरो एंट्री हो, और रो 2 में यहां पर नॉन जीरो एंट्री हो, और रो 3 में यहां पर नॉन जीरो एंट्री हो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज हैं, जो लीडिंग नॉन जीरो लीडिंग एंट्रीज हैं, पाइवोट एंट्रीज हैं, वो कैसा फॉलो करेंगे? डाउनवर्ड स्टेयर कीज फॉलो करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री हमारी C2 कॉलम में आएगी रो 1 में। कहाँ पर? रो 1। तो ये हमारा 1 होगा। अब 1 ही क्यों होगा? और भी तो नॉन जीरो हो सकता था। रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में उसमें सारे पाइवोट एंट्रीज क्या होते हैं, पाइवोट एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? अभी तो नहीं। इसके बारे में नहीं कह सकते, इसके बारे में अभी नहीं कह सकते। अच्छा, नेक्स्ट R2 में क्या इसके नीचे हमारे पास अगले किसी भी रो में नॉन जीरो एंट्री आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि क्या कहते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म? डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करेगा। तो यहाँ पर भी हमारा जीरो आना चाहिए, यहाँ पर भी जीरो आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? जीरो आएगा। पाइवोट कॉलम्स कैसे दिखते हैं? EJ टाइप के दिखते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट हमारा जो पाइवोट कॉलम है वो कौन सा है? C3, यानी ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रो 2 में हमारी जो नॉन जीरो एंट्री आएगी फर्स्ट, वो कहाँ आएगी? C5 में। अच्छा, अब आप कहोगे ठीक है, क्या यहाँ पर हमारे पास पाइवोट ना आकर हम बोल रहे हैं कि R3 रो 3 के पास यहाँ पर पाइवोट है, रो 2 में नहीं है? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ सोचकर। नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है भाई, बताओ। देखो, अब रो 2 में अगर नॉन जीरो कोई एलिमेंट हुआ, रो 2 में अगर कहीं नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, तो वो हमारा क्या बन जाना चाहिए? पाइवोट एलिमेंट बन जाएगा। फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज पाइवोट एलिमेंट, एंड देन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है वो पाइवोट कॉलम बन जाएगा। ठीक है। तो या तो यहाँ आ सकता था नॉन जीरो एलिमेंट, या फिर सारे ये जीरो होकर यहाँ आ सकता था नॉन जीरो एलिमेंट। अब हम कह रहे हैं यहाँ नहीं है, तो वो यहाँ आएगा। ठीक है। अगर यहाँ आएगा तो हमारा क्या होगा? हमारा जो डाउनवर्ड स्टेयरकेस है वो फॉलो नहीं हुआ। यहाँ पर तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट यहाँ आ गया तो कहाँ चला गया? डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो नहीं किया हमारे पाइवोट एलिमेंट्स ने। ठीक है। इसका मतलब, यहाँ भी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि R2 में हमारे पास कोई है ही नहीं नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये क्या बन गई? जीरो रो बन गई। अगर जीरो रो है और हम रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में है, तो ये तो बॉटम पे जानी चाहिए, यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए थी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे ही फॉलो करता है। रो 2 में ही हमारे पास जो पाइवोट है वो C3 कॉलम 3 में मिलेगा। ठीक है, ये उसकी पोजीशन हो जाएगी। ओके, अब ये क्या बन गया? पाइवोट एलिमेंट बन गया। तो रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में क्या होता है? पाइवोट कॉलम्स कैसे दिखते हैं? EIJ टाइप के, मतलब सॉरी EI टाइप के दिखते हैं। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। ठीक है।
ठीक है भाई, अब बताओ, इसके बारे में कुछ पता है अभी तुम्हें? नहीं। इसके बारे में कुछ पता है? अभी नहीं पता है। ओके, नेक्स्ट रो पर पहुंच गए हम, रो नंबर 3। इसमें पाइवोट कहाँ हो सकता है? इसमें यहाँ पर नहीं हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये हमारा पाइवोट कॉलम दिया है ना। C4 तो पाइवोट कॉलम दिया ही नहीं। अगर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ हो गई तो ये तो पाइवोट कॉलम बनना चाहिए था, नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? 0 है, और यहाँ पर हमारा 1। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा अगर पाइवोट कॉलम है, ये 1 है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर लास्ट तक पहुंच गए। अब इससे आगे तो हम जा नहीं सकते डाउनवर्ड स्टेयरकेस में। तो लास्ट वाली जो रो है हमारी, वो पूरी की पूरी क्या होगी? 0 रो बन जाएगी, उसमें कहीं भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है जिनके बारे में हमें नहीं पता? एक हमें नहीं पता है, A14 एंट्री क्या है, वो नहीं पता है। और हमें क्या नहीं पता है? A24 एंट्री क्या है, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसमें एटमोस्ट कितनी नॉन जीरो एंट्री हो सकती हैं इस ए में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 नॉन जीरो एंट्री हो सकती है। ठीक है, ओके। तो आई होप यहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पाइवोट कॉलम का क्या मतलब है। यहाँ से हमने ये भी कंक्लूड कर दिया कि देखो, इसमें लास्ट वाली रो जो है हमारी, वो पूरी 0 रो बन गई है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर हमारे पास 3x4 या फिर इन जनरल लिखें M×N की मैट्रिक्स है, तो उसमें एटमोस्ट कितने पाइवोट कॉलम हो सकते हैं? एटमोस्ट कितने पाइवोट एलिमेंट हो सकते हैं, ये बताइए। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 3x4 की ही लेकर चलिए, चलो। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहाँ पर हमारे पास C1 है, C2 है, C3 है, C4 है। तो इस मैट्रिक्स में एटमोस्ट कितने पाइवट कॉलम हो सकते हैं? एटमोस्ट पूछ रही हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? तो देखो, इस ये जो रो है, ये भी नॉन जीरो, इसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री किसी कॉलम में होगी, मान लीजिए यही है। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ है, ठीक है। और रो 2 की भी हमारे पास क्या होगी? नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मान लीजिए यहाँ पर है। R3 की भी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मान लीजिए यहाँ पर। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? नंबर ऑफ रोज के बराबर हो सकती है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज एटमोस्ट, जो नंबर ऑफ रोज है उतनी पाइवोट एलिमेंट हो सकते हैं? सोच लो, देखो। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, मेरे पास 4x3 की मैट्रिक्स है, यानी R1, R2, R3, R4, C1, C2, C3। अब बताओ, क्या किसी भी तरीके से इसमें तुम 4 पाइवट कॉलम बता सकते हो? हमारे पास तो कॉलम ही 3 है, 4 पाइवट कॉलम कहाँ से लाएंगे? समझ रहे हो? तो कैसे बताओगे, बताओ। किसी भी M×N मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने पाइवोट कॉलम हो सकते हैं, पाइवट एलिमेंट हो सकते हैं बोल सकते हो, या फिर नॉन जीरो, ठीक है, नहीं, नॉन जीरो रोज बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो हमारे पास यहाँ से जब आप करोगे तो क्या निकल के आएगा? मिनिमम ऑफ M and N। ये M और N में से जो मिनिमम है ना, एटमोस्ट वहीं तक हम जा सकते हैं, एटमोस्ट उतने ही पाइवट कॉलम हो सकते हैं, या फिर पाइवट एलिमेंट, पाइवट पोजीशंस हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? देखो, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? जैसा हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि हमारे पास R1, R2, R3 तक था, C1, C2, C3, C4 तक था। सारी रोज हमारे पास अगर नॉन जीरो हुई,
नॉन जीरो ही तो सारी रोज में हमारे पास कहीं ना कहीं पाइवट आएगा, और वो कैसा फॉलो करेगा, डाउनवर्ड स्टेयरकेस फॉलो करेगा। ठीक है, तो उतने कॉलम्स होने भी तो चाहिए। अगर यहाँ पर कॉलम सिर्फ C2 तक होते, R1 नॉन जीरो बना लेते हम, चलो ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, R2 भी नॉन जीरो बना लेते, R3 वाला कहाँ रखते पाइवोट, पाइवोट रखने की जगह ही नहीं होती कहीं। ठीक है, इनमें से जो मिनिमम है वही हमारे क्या हो सकते हैं, उतने ही एटमोस्ट नंबर ऑफ पाइवोट कॉलम हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, जो हमारी रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म होती है उसमें देखो यहाँ पर 1, 2 और 3, 3 पाइवोट कॉलम्स थे, 3 पाइवोट कॉलम्स थे, 3 ही पाइवोट पोजीशंस थी। कौन कौन सी पोजीशन, A12 थी, A23 थी और A35 थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम कॉलम्स को इंटरचेंज करें, कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। ठीक है, देन इसको मैं यहाँ ले आती हूँ सेकंड की जगह पर। ठीक है, देन इन दोनों को इंटरचेंज करके मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये देखो ये आइडेंटिटी दिख रही है। तो हमने एक आइडेंटिटी इंसर्ट कर दी है किस साइज की, जितने पाइवोट कॉलम्स हैं उसी साइज की। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि इसमें आप एटमोस्ट कितनी बड़ी m क्रॉस n की अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम कितनी बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स आप बना सकते हो, मिनिमम ऑफ m एंड n ही आप मैक्सिमम क्या बना सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो उस रेक्टेंगुलर एरिया में। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो मैक्सिमम कितने पाइवोट कॉलम हो सकते हैं। अच्छा, मिनिमम बताओ, मिनिमम कितने पाइवोट कॉलम हो सकते हैं, जीरो, जीरो मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक भी पाइवट ना बने। ठीक है, ओके, आई आई होप आपको रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्लियर होगी। पाइवट पोजीशंस क्या होती है, पाइवट कॉलम्स क्या होते हैं, पाइवट एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि what exactly, why do we need these row reduced echelon form, what exactly do we infer from these row reduced echelon form of a matrix, क्या पता चलता है इनसे। तो सपोज हमारे पास एक की रो रिड्यूस्ड echelon फॉर्म है, कुछ इस तरह दी है 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा पाइवट पोजीशन है, ये हमारी पाइवट पोजीशन है, ये हमारी पाइवट पोजीशन है। C1 कॉलम 1 हमारा क्या है, पाइवट कॉलम है, C2 हमारा पाइवट कॉलम है और C3 हमारा पाइवट कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स के रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं, इस केस में हमारे पास R1 नॉन जीरो है, R2 भी नॉन जीरो रो है और R3 भी नॉन जीरो रो है। तो कुल मिला के मेरे पास 3 नॉन जीरो रो है। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ पाइवट कॉलम्स जो होंगे, पाइवट कॉलम्स जो होंगे वो बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, जिस जिस कॉलम में पाइवट है, जैसे C1 हमारा पाइवट कॉलम है मतलब उसमें हमारे पास पाइवट एलिमेंट होगा, C2 हमारा पाइवट कॉलम है मतलब उसमें एक पाइवट एलिमेंट होगा,
C3 हमारा पाइवट कॉलम है, मतलब उसमें एक पाइवट एलिमेंट हो। ठीक है, तो C1 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर तो ये 100 EI टाइप के दिखेंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल ए मैट्रिक्स रही होगी उसमें जो हमारा C1 कॉलम रहा होगा वो आप लिखिए एक जगह। देन इस ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो C2 कॉलम, C2 क्यों लिखा है मैंने, ये C3 है ना, C4, सॉरी, जो C3 कॉलम रहा होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में और जो C4 कॉलम रहा होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, इन तीनों का जब आप सेट बनाओगे तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ये तीनों आपस में क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, पहले तो मुझे यही बता दो कि ये हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 4x4 की मैट्रिक्स है। तो ये जो C1 है ये कॉलम है, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 4x1। तो ये किसका वेक्टर बनेगा, ये R4 का वेक्टर बनेगा। तो बेसिकली ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, कहाँ पर, R4 में। ठीक है, ओके। और जिस कॉलम में पाइवट नहीं आया, इस केस में हमारा जो C2 कॉलम है उसमें पाइवट नहीं आया, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो C2 है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो कॉलम C2 है उसको उसके प्रीसीडिंग कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, उसके प्रीसीडिंग कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है,